हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशन। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जब एप्पल जो है अर्थ के टुवार्ड्स फॉल होता है तो उनके बीच, अर्थ के बीच में और जो एप्पल है उसके बीच में एक फ़ोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसने क्या सोचा कि जो मून है वो तो धरती के ऊपर नहीं गिर रहा, लेकिन वो रिवॉल्व कर पा रहा है आराम से। तो क्या वजह है इसकी? क्योंकि कोई भी चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, एक सर्टेन हाइट पे जाके वो फॉल हो रही है नीचे, लेकिन जो मून है वो ऊपर ही रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। क्या वजह है इसकी? तो रीज़न दिया है इसका, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो मून है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो हर डायरेक्शन के अंदर, हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट, और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। जो फोर्स एक्सेलरेशन को मेंटेन रखता है और उसको यूनिफॉर्मली मूव करवाने में हेल्प करता है, वह उसी को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स दैट इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन बट इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कीप द मूविंग बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ एक्टिंग टूवार्ड्स द सेंटर। दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियली डाउनवर्ड टू द अर्थ जो है वो फॉल हो जाएगा, वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, और जो सब्सटेंस है वो सीधा नीचे गिर जाएगा टुवार्ड्स द अर्थ। एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स का, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इट्स अकर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे देखो, वाई अर्थ डू नॉट सी मूविंग टुवार्ड्स द एप्पल, कि जो अर्थ है वो हम क्यों नहीं देख पा रहे कि वो मूव कर रही है एप्पल के टुवार्ड्स में। क्योंकि देखो एप्पल तो हमें दिख रहा है कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन अर्थ को तो हम नहीं देख पा रहे कि वो उसके टुवार्ड्स अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास के। तो एप्पल का मास नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, दैट्स वाई जो अर्थ है वो हम देख नहीं पा रहे कि वो मूव कर रही है टुवार्ड्स द एप्पल। मूवमेंट तो हो रही है लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एप्पल, दैट्स वाई। आगे देखो, जो प्लैनेट्स हैं गो अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ना कि एप्पल और मून ही अट्रैक्ट करते हैं अर्थ को। जितनी भी यूनिवर्स के अंदर चीज़ें हैं वो सारी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हर जो चीज़ है यूनिवर्स के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट लिए, मान लो हमने मास जिसका m1 है m2 है, इन दोनों के बीच में सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, तो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन दैम। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा फोर्स इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे जिसकी वैल्यू है g। g को हम यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। आगे देखो, हम इसकी जो g की यूनिट है वो देखते हैं, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, r स्क्वायर किसकी होगी, मीटर स्क्वायर में, और m1 m2 मास है, kg में मेज़र होगा। तो आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे डिस्कस करते हैं।
जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है एक यूनिवर्सल लॉ है। इसका मतलब है हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। प्लैनेट हो, सेलेस्टियल बॉडी हो, या फिर कोई कितनी भी छोटी या बड़ी चीज़ हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, सब के ऊपर एप्लीकेबल है। जो जी की वैल्यू है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हर टाइम के ऊपर ये कांस्टेंट रहेगी। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन दैम। वीक फोर्स है क्योंकि यहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है। आगे देखो इसकी जो इम्पोर्टेंस के बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देख सकते हैं। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, ऐसा फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स को भी और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जहाँ जहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो फोर्स हमें अर्थ के टुवर्ड्स बाइंड रखता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हम लिख पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, ये सब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। आगे है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून का जो मोशन है अर्थ के टुवर्ड्स में ये होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से। मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड स्नो ऑन अर्थ, ये सब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो पा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या बता रखा है कि जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट जिसमें रिवॉल्व करेगा वो इलिप्टिकल शेप का होता है, जिसके अंदर एक फोसाई होता है जिसके ऊपर सन लाई करता है। आगे लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इसमें क्या दिखा रखा है कि देखो यहाँ पे 2 एरिया दिखा रखे हैं, ए से बी तक और डी से सी तक। जो सी डी वाला एरिया है वो ग्रेटर है ए बी का, लेकिन ए से बी तक जो टाइम इंटरवल है और सी से डी तक का जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल होगा ट्रैवल करने का। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इज़ ऑलवेज सेम, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया कवर किया जाएगा वो सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ओ ए बी जो एरिया है वो ओ डी सी के इक्वल होगा। आगे है लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें देखो ये जो पोल के साइड में दिखा रखी है जो वर्टिकल लाइन है ये माइनर एक्सिस है, और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या है, मेजर एक्सिस है, और जो बीच में जो लाइन दिखा रखी है ये क्या है, इक्वेटर है। टी जो होता है ये हमारा ऑर्बिटल टाइम पीरियड है, और आर क्या है, मीन डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच में। तो ये रेशियो होता है r³ डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, या फिर हम ये कह सकते हैं टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब टाइम्स ऑफ आर के। आगे डिस्कस करते हैं जो केपलर्स लॉ था जिसने 3 लॉ दे रखे हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड है एरियल वेलोसिटी, थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड का। उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, उसने थ्योरी नहीं बताई कि कैसे क्यों हो रहा है ये सब, बस उसने रिजल्ट दे दिया। तो नॉट गिव द थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। लेकिन जो न्यूटन है उसने क्या एक्सप्लेन किया, कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट सन एक्सर्ट ऑन दैम, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से जो है प्लैनेट जो है मूव कर पा रहे हैं। न्यूटन ने थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए, केपलर्स के थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए इक्वेशन दी है जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ की, उसको यहाँ पे फॉलो किया। देखो प्लैनेटरी ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v है, रेडियस r है। तो फोर्स जो होता है वो v² डिवाइडेड बाय r, और टाइम पीरियड क्या हो गया t। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम नॉर्मल लेके चले तो हम सर्कुलर पाथ लेके चलेंगे तो 2πr हो जाएगा पैरीमीटर उसका, तो 2πr डिवाइडेड बाय t, इसको v² करेंगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा r² डिवाइडेड बाय में t²। अब हम इसको 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे और एक r ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ डिवाइडेड बाय t² बन जाएगा। ये जो r³ बाय t² है ये अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा v² इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ये जो 1/r है इसको और
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दैम। दिस शोज़ कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। थैंक यू।